फिर पूरा करवा देते। सुनो सुनो, एक चीज क्या याद रखना, देखिएगा। देखो अब ये C2 2 मैंने बताया था ना कि C2 के पास क्या होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स होता है। B2 के पास क्या बोले थे, पाई बॉन्ड्स होता है। ये सब थोड़ा याद रखिएगा, किसके पास पाई बॉन्ड होता है। तो B2 के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड। और C2 के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड। B2 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता था, याद करो। B2 मैंने बोला था एग्जिस्ट ही नहीं करता। He2 बोला था मैंने, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और पीवीटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो O2 का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, पैरा, डायमैग्नेटिक। लेकिन MOT क्या बोलता है, पैरा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है आपका कि O2 का क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। एक चीज मैं मेंशन करूंगा, पहले लिखो ये C2 2 लेंगे। फिर आप लेंगे N2। फिर आप लेंगे, देखो N2 के पास आप लेंगे, देखो हेट्रोन्यूक्लियर में CO लेंगे, Cn- लेंगे, NO+ लेंगे। सबसे पहले क्या याद रखना, देखो इसमें क्वेश्चन बनने के आप बता देता था कि इजीली पकड़ के निकल जाओगे, एक ऑप्शन देगा तो पकड़ के भागो वहां से। ये सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो नाइट्रोजन का जैसा मॉलिक्यूलर वेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन हो, मोर और लेस वैसे ही देखोगे, किसमें साइनाइड में, CO में भी देखोगे। और किसमें देखेंगे, C2 2 में भी देखेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या हो जाएगा, 3। मतलब इसमें से कोई भी स्पेसीज अगर कहीं दिखेगा तब बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे, 3। और फिर एक याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, दूसरा क्या याद रखना कि जितना भी देखते हैं सबका सब डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है बताइए, डायमैग्नेटिक। तो पकड़ लोगे। अब देखो, एसपी मिक्सिंग बताए थे। हम्म, किस में, हेट्रो में। देखो इसमें तो एसपी मिक्सिंग होगा, जितना भी लिए सब में एसपी मिक्सिंग होगा। इसमें, इसमें भी एसपी मिक्सिंग होता है, इसमें नहीं होता एसपी मिक्सिंग। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इस इलेक्ट्रॉनिक पे ये मैग प्रॉपर्टीज को आप याद रखने के लिए, क्योंकि आपसे क्या पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर और क्या पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर। तो आप उसको पकड़ने के लिए मैंने बोला ये याद रखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। इसका मॉलिक्यूलर वाइटल जब पढ़ने जाओगे तो आप खुद से सोचो ना कि कार्बन का एनर्जी लेवल और ऑक्सीजन का मॉलिक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल तो सेम नहीं होगा। तो जब आप मॉलिक्यूलर वाइटल बनाएंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। पहले क्या था कि लाइक एटम था, तो लाइक एटम में इसका 1s आएगा, नाइट्रोजन का 1s, इधर भी नाइट्रोजन का 1s, एक लेवल में होगा। तो आपका मॉलिक्यूलर वाइटल क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, इसलिए आपने कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को एज ए पाई लिगेंड्स आपने नहीं देखा होगा। आपने CO को देखा होगा, CN- को देखा होगा, क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर होता है। हेट्रोन्यूक्लियर मींस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर वाइटल्स होता है। तब पर्टिकुलरली एक एटम पे आपका दो बॉन्डेड एटम में किसी एक एटम पे ज्यादा लोब्स आपका कंसंट्रेट होगा, और उसी के थ्रू क्या करता है वो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। आई बात समझ में। तो आपने देखा होगा साइनाइड को, आपने देखा होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग में, CO को देखा होगा अपने सिनर्जिक बॉन्डिंग में। आपने कभी NO+ को भी देखोगे सिनर्जिक बॉन्डिंग में, लेकिन कभी आप किसको नहीं देखोगे, N2 को नहीं देखोगे, क्योंकि N2 क्या होता है, नॉन पोलर। कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे sp मिक्सिंग का क्या होता है, सुनिए। एनर्जी डिफरेंस जाओगे ना, तो एनर्जी डिफरेंस आपका देखो, एनर्जी डिफरेंस में ले रहा हूँ यहाँ पे 2p और 2s में। सबसे पहले ये बताओ तो जेड इफेक्टिव का बात करेंगे, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का बात करोगे तो लिथियम से ज्यादा किस्म होगा, बेरिलियम में। बेरिलियम से ज्यादा किस्म होगा बोरोन में। बोरोन से ज्यादा किस्म होगा कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। ये होता है कि नहीं, 2s जेड इफेक्टिव। अब बताइए जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉट को उतना स्ट्रांगली क्या करेगा, वो पुल करेगा। तो उसका साइज उतना स्मॉल होगा, एनर्जी उतना लेस होगा। अब ये बता दो 2s और 2p में पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, 2s का। तो 2s का अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा 2s का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा ये 2s और 2p में, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, देखो 2s 2p के एनर्जी डिफरेंस में बता रहा हूँ। ये तो पता है ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में 2s और 2p का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता। तो 2s और 2p की एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो सबसे ज्यादा सबसे कम डिफरेंस होगा लिथियम, और उसके बाद क्या होगा, बेरिलियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बोरोन, और उसके बाद कार्बन,
उसका नाइट्रोजन, उसका तो ऑक्सीजन, उसका फ्लोरीन। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में देखा आपने? फ्लोरीन में। एसपी मिक्सिंग का जो चांस होता है 2s2p मिक्सिंग का, 2s2p मिक्सिंग का जो चांस होता है उसका देखो, लिथियम में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन। बस यहीं तक लेंगे हम लोग। केस में ड्रॉप कर दिए। ऑक्सीजन फ्लोरीन में मैंने ड्रॉप कर दिया, वहां पे एसपी मिक्सिंग मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया एसपी मिक्सिंग? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है वहां पे, हाई। याद रखोगे? एसपी मिक्सिंग कहाँ तक अलाउड है आपका? इसका मतलब हुआ ये कि देखो, इसका मतलब हुआ कि 2s और 2p जेड में आपने जो देखा था वहां पे, ये क्या बनेगा, सिग्मा बनाएगा। और ये क्या बनेगा, सिग्मा एसपी। मैं बताऊंगा, एस और पी के मिक्सिंग से आ रही है, तो सिग्मा एसपी जो बनेगा, ये सिग्मा स्टार जो भी बनेगा, ये इसके लिए क्या होना चाहिए, अप टू नाइट्रोजन। इसी को बोलते हैं हम लोग एसपी मिक्सिंग। तो एसपी मिक्सिंग क्या होता है, अप टू नाइट्रोजन। बियॉन्ड नाइट्रोजन 2s से 2p में एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए एसपी मिक्सिंग नहीं होगा। कर लेंगे। अब एसपी मिक्सिंग के बेसिस पे जाओगे तो बहुत बड़ा थ्योरी है। आप याद रखना, जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको देखो ये नहीं पूछेगा कि एसपी मिक्सिंग होता क्या, आपसे नहीं पूछेगा। आपसे बोलेगा क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, आपको बोलेगा कि एज्यूमिंग एसपी मिक्सिंग, एज्यूमिंग नॉट एसपी मिक्सिंग। बोलेगा कभी एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव है, कभी बोलेगा एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, आपको कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो एसपी मिक्सिंग कहाँ तक होगा, नाइट्रोजन तक। अगर मेंशन कर दिया कि इफ द एसपी मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब कि एसपी मिक्सिंग आप लेते ही नहीं हो, तो एसपी मिक्सिंग अगर नहीं लोगे तो आपका हमेशा होगा सिग्मा पहले आएगा, उसका पाई आएगा। अगर एसपी मिक्सिंग लेंगे तो पहले पाई आएगा, उसका सिग्मा आएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। कुछ नहीं बोलेगा तो आपको पता है कहाँ तक ऑपरेट्स होगा, कंबाइनिंग एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7 या लेस देन 7 पे होगा। और जैसे उससे हम लोग चले गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन पे, तो वहां पे क्या कंसीडर करेंगे, नो एसपी मिक्सिंग। ये तो आपको पता है। लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाना कि रूल 2 के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा है। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो C2 का जो आपने मैग्नेटिक नेचर देखा वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि C2 में आपने मैग्नेटिक नेचर जो देखा था वो क्या देखा था, डायमैग्नेटिक। आपने एक पहले किसको रखा था, पाई को, उसका क्या रखा था आपने, सिग्मा को। लेकिन जब एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होगा तो पहले आएगा सिग्मा, उसका देगा पाई। तो सिग्मा में दो दोगे, पाई में क्या होगा, एक एक जाएगा, तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कर लेंगे। तो इस टाइप का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो पकड़ लोगे। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखो देखो ये याद रखना, एनर्जी लेवल याद रखना। देखो क्या मेन होता है यहाँ पे, 2s से 2, ये 2p से देखो। देखो इधर, देखो क्या है यहाँ पे, बताइए एसपी मिक्सिंग है कि नहीं, चेक करो। इसको 2 पाई बोला जाता है। 2 पाई क्यों बोला था, कि 2p/L/2 सिग्मा बोल दिए इसको। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2s 2p से आए। तो बताओ ये आपने यहाँ पे एसपी मिक्सिंग एज्यूम किया या नहीं किया? मिक्सिंग है यहाँ पे, देखो ना, आपको बताया था नाइट्रोजन में। देखो 2 सिग्मा, देखो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई स्टार, ये भी 2 पाई स्टार, ये 2 सिग्मा स्टार।
बताओ sp मिक्सिंग या विदाउट sp मिक्सिंग? तो विद sp मिक्सिंग रहेगा तो कहाँ जाओगे आप? अगर sp मिक्सिंग लेंगे तो किसको नीचे रखोगे? पाई को। और sp मिक्सिंग नहीं लोगे तो किसको नीचे रखोगे? सिग्मा को। पाई स्टार में कोई चेंज ही नहीं होगा। सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन एस में कोई चेंज नहीं होगा। सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस में कोई चेंज नहीं होगा। आपको जो भी चेंज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? पी के कॉम्बिनेशन से कर लेंगे। तो आप C2 के लिए जब जाएंगे, P2 के लिए जब भी जाएंगे, N2 के लिए जब जाएंगे, N2 प्लस के लिए जब जाएंगे, इवन आप COCN माइनस के लिए लेंगे तो ये रूल ले लेंगे। ऐसा होता नहीं, लेकिन आप ये ले लोगे। कर लेंगे। आप O2 के लिए जब जाएंगे, O2 प्लस के लिए, F2 के लिए जाएंगे तो क्या लेंगे आप बताइए? sp मिक्सिंग विदाउट sp मिक्सिंग? विदाउट sp। और देखोगे तो कहीं पे चेंज नहीं होगा, एक ही पोजीशन पे चेंज होगा जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे ना। जैसे C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या फाइंड किया था आपने? 2। अगर sp मिक्सिंग नहीं भी ऑपरेटिव होगा तभी भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 ही आएगा, लेकिन मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कर लेंगे। अब ये देखो, इलेक्ट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बताइए। इलेक्ट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में जब जाओगे आप यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जाओगे तो इसमें क्या होता है देखना। जैसे इसमें क्या होगा? COCN माइनस, तो एक पॉइंट लिख देता हूँ ना, NO और NO प्लस, ये सब आएगा आपका विदाउट sp मिक्सिंग। अब बोलो किसके जैसा लोगे अब? मैंने बोला विदाउट sp मिक्सिंग। इसमें जाएंगे विद sp मिक्सिंग। तो आप कंपेयर कर लेना, किससे? N2 से कंपेयर करना है, O2 से कंपेयर करना है। मॉलिक्यूलर वेक्टर का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो वैसे ही आप लिख देना, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट करोगे एनर्जी लेवल्स में ना तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। देखो कैसे दिखता है। CO में बताइए, CO मैग्नेटिक नेचर क्या बोलेंगे आप? डाई। क्योंकि N2 जैसा होगा ना तो मैग्नेटिक नेचर क्या बोलेंगे? डाई। बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे? 3। ये समझ में आ गया। आप क्या करेंगे? CO और CO माइनस में जब जाओगे तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें एनर्जी लेवल जब जाओगे ना, एनर्जी लेवल तो देखो क्या होता है इसका एनर्जी लेवल। देखो यहाँ लिख देता हूँ। ये कार्बन का अगर 2s होगा ना तो ये 2s किसका होगा? ऑक्सीजन का। रीजन क्या होगा बताइए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा? तो 2s एनर्जी किसका कम होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होता था? तो आप ऑक्सीजन कार्बन में जाएंगे तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एनर्जी पर ऑर्बिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 2s और 2 दोनों का 2s का एनर्जी लेवल देखोगे तो एक जैसा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? नीचे। और कार्बन का क्या होगा? ऊपर। यही बात समझ में? ये अब क्या होगा सुनो। अब इसके बाद क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूलर वाइटल्स बनेगा। जो ऊपर होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाता है उसका एंटी बॉन्डिंग की तरफ। सुनो, जो एनर्जी लेवल में हायर रहता है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग की तरफ। और जो लोअर होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा किसमें? बॉन्डिंग की तरफ। मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करे इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल हो जाता है। मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चला जाता है एंटी बॉन्डिंग की तरफ, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग की तरफ। तो आपका क्या लगता है ये जो लोब्स होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बनाएंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैंने फिगर दिखाया था वैसा दिखेगा आपको? नहीं, अनसिमेट्रिकल दिखेगा।
एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा लोब कहाँ पे रहेगा? कार्बन पे। अब बॉन्डिंग का मेजर लोब कहाँ रहेगा? ऑक्सीजन पे। दिख रहा ना आपको? तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये एक एनर्जी लेवल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? देखो, एक ये बनेगा। ये जो एनर्जी लेवल बनाया आपने, देखो यहाँ पे ये टेस्ट में यही पूछता है, यही थोड़ा याद रखना है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या होगा? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? देखो, सिग्मा वन एस, वन सिग्मा, इससे पहले क्या था आपका? वन एस है ना? तो वन एस के कॉम्बिनेशन से वन सिग्मा स्टार आ गया। अब आएगा ये टू सिग्मा, इसको बोलते हैं टू सिग्मा। टू एस नहीं बोला जाता। टू एस क्यों नहीं बोला जाता? उसका रीजन होता है क्योंकि आप अनसिमेट्रिकल ला रहे हो ना। तो रिसेंट थ्योरी में सबको हटा दिया, बोला कि आप सिग्मा, ये टू सिग्मा टू एस सिग्मा टू पी जेड हटाओ, अब सीधा लिखो वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा। तो वन सिग्मा स्टार हो गया था। अब ये आ जाएगा टू सिग्मा, ये हो जाएगा टू सिग्मा स्टार। ये क्या बॉन्डिंग है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। अब बताओ बॉन्डिंग की तरफ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग की तरफ किसका कंट्रीब्यूशन है? अब देखो, फिर कार्बन का टू पी रखेंगे तो ऊपर रखेंगे, ऑक्सीजन का टू पी कहाँ रखोगे? नीचे। ये टू पी किसका है? कार्बन का। ये टू पी किसका? ऑक्सीजन का। देखो कैसा जाएगा आपका। देखो, ये तो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग किसके तरफ गया? देखो, बॉन्डिंग देखो किधर आ जाएगा। एक बॉन्डिंग लगभग यहाँ आ जाता है। तो आप थोड़ा नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करो, तो ये अगर आपका सिग्मा टू टू एस होगा तो ये क्या होगा? सिग्मा स्टार टू एस। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा। तो ये कौन होगा? खुद से बताइए। पाई। ये कौन होगा? सिग्मा, क्योंकि मैंने टू एस टू पी मिक्सिंग बताया था। तो पाई नीचे लाओगे उसके बाद सिग्मा। ये क्या होगा? पाई स्टार। ये क्या होगा आपका? सिग्मा स्टार। आई बात समझ में? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो एनर्जी लेवल आप जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था आपने नाइट्रोजन में, वैसे ही दिखेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब आप शेप देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो देखोगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। कर लेंगे। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ज्यादा लोब किधर रहेगा? ऑक्सीजन की तरफ। एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा लोब किधर रहेगा? कार्बन की तरफ। मतलब अनसिमेट्रिकल होगा आपका। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलोगे आप? देखना, ये सिग्मा वन है, इसको बोलेंगे वन पाई। ये भी वन पाई है। ये क्या हो जाएगा? थ्री सिग्मा। ये क्या हो जाएगा? वन पाई स्टार। ये भी वन पाई स्टार। ये क्या हो जाएगा आपका? बताइए, थ्री सिग्मा के बाद क्या हो जाएगा? ये थ्री सिग्मा स्टार। आई बात समझ में? तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। आपको क्वेश्चन दिखाए थे ना उस दिन, एक दिखाए थे ना, वन सिग्मा टू सिग्मा करके था ना क्वेश्चन, वो F2 मॉलिक्यूल के लिए। रिसेंट थ्योरी जितना भी है तो सब में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारा, हम लोग जो पढ़ते हैं आपका एनसीईआरटी दिया है, सिग्मा टू एस सिग्मा टू पी एक्स, वो दिया है आपका किसके लिए? सिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल के लिए चेंज हो गया। इवन सिमेट्रिकल के लिए भी आज जो होता है वो वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा वन पाई टू पाई थ्री पाई ऐसे जाता है। वो जो एसपी ये सब हटा दिया सब। तो ये याद रखना आपको कैसे होता है ये। आप देखो बॉन्डिंग की तरफ किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल having more contribution from the atomic orbitals of less electronegative or more electronegative? More electronegative atom तो कौन था? लाइक ऑक्सीजन। एंटी बॉन्डिंग में किसके तरफ से आएगा? मोर कंट्रीब्यूशन from the atomic orbitals of less electronegative या more electron? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कौन था? ये कार्बन। तो आपका जो टेस्ट होगा ना उसमें कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पूछेगा सीओ का, ये तो मैं इतना श्योर हूँ।
कभी भी नीट में तो कभी पूछेगा नहीं COCN- का मॉलिक्यूलर वेक्टर क्या होगा, नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको मैग्नेटिक नेचर पूछेगा तो आप सीधा N2 से कोरिलेट कर देना। और उसके बाद अगर पूछेगा आपका कि ATS या कहीं भी देखोगे कि इसमें अनसिमेट्रिकल होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन पूछेगा, तो हमेशा याद रखना कि बॉन्डिंग की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का, एंटी बॉन्डिंग की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। कर लेंगे। अब देखो पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर वेक्टर होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, खुद से बताइए। पाई स्टार जो होगा वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है। तो आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाते हैं हम लोग, तो देखो पाई स्टार में कितना लोब्स आपको दिखाया था, 4 लोब्स दिखाया था। देखो पाई स्टार का मेजर लोब आप कहाँ देख रहे हो, चेक करो। कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? कार्बन की तरफ। ये क्या है, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। मेजर लोब आपने किधर देखा? कार्बन की तरफ। अब तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये पाई स्टार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कि नहीं डी ऑर्बिटल से। अब उसी से क्या बनाते हैं, बैक बॉन्डिंग। याद रखोगे। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आएगा, तो बताओ लॉन पे किस पे, और कार्बन पे भी ऑक्सीजन पे भी है। अब बताइए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? तो देखो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए भी कार्बन ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब बारी होता है कि जैसे आप क्या करते हो, किसी भी मेटल का जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो आप क्या करते हो, लिगैंड जैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है वो बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के लिए कौन सा सिमेट्री मैच करेगा, पाई स्टार का। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन पंप कर देता है वो पाई स्टार। इससे क्या होता है, CO का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। पढ़े होंगे आपने तो बताएंगे। तो ये समझ में आया आपका। फाइव स्टार मॉलिक्यूलर वेक्टर किधर ज्यादा मेजर लोब देखा आपने, कार्बन की तरफ। किधर आपने स्मॉलर लोब देखा, ऑक्सीजन की तरफ। तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, याद रखोगे। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर वेक्टर। और देखो CO को जब CO+ में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, क्या लिखता है, फ्रॉम सिग्मा स्टार टू एस। आप कहीं पे देखे थे क्वेश्चन भी आप लोग भेजे थे, बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है, बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ये। पाई स्टार सिग्मा 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिमूव वहां से होता है जिसका नॉन बॉन्डिंग कंडीशन होता है। नॉन बॉन्डिंग कंडीशन इस एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन इसका। यहाँ से एनर्जी रिलीज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। आप देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना, तो देखो एक काम करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन को मैं फील करता हूँ, देखो नॉन बॉन्डिंग का मतलब बता देता हूँ। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन से आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ना, ये अनसिमेट्रिक मतलब कि सिमेट्री मैच नहीं करता, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल में ही रह जाता है वो। देखो ना ऑक्सीजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा 2p ना, उसी के लेवल में है वो। दो नॉन बॉन्डिंग स्टेट है वो। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर नीचे चला जाएगा तो समझ लो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग है वो। और एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है, उसी एनर्जी लेवल में अगर कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आके स्टे कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो। तो एक्चुअली बोला यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करते हो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव करते हो, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आप जब पैकेज बनाओगे, ये आपका क्वेश्चन कहीं मिलेगा वहां पे। और आकाश का फेवरेट का तो फेवरेट टॉपिक था, ATS में पूछता था क्वेश्चन। CO से CO+ में जाता था, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। रियल इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है, तो वहां पे लिखा है सिग्मा स्टार 2s से, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। रिमूव होता है 3 सिग्मा से। और उसका क्या होता है कंडीशन, अनबॉन्डिंग। आप स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, जो कि रॉन्ग है, लेकिन मेंशन किया वो वही लिख लो। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3.5। याद रखोगे एक्सेप्शन। आपने देखा था N2 से N2+ में जब कन्वर्ट करते थे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता था, सिग्मा 2pz से होता था कि नहीं। तो आपका देखो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना था यहाँ पे, 3। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना था आपका, 2.5। ये नेचर क्या था, डायमैग्नेटिक। ये नेचर क्या था आपका, पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसका भी नेचर जाओगे तो पैरा ही होगा।
लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किए? सिग्मा स्टार 2s से। तो बना लोगे क्वेश्चन अगर मिलेगा तो। मैं लिख दिया फ्रॉम 3 सिग्मा। रियलिंग होता 3 सिग्मा से। 3 सिग्मा को बोला था नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मेटल, वहां से रिमूव होता है। नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग से हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है। कर लोगे? हाँ भाई। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लोगे, N2 का, N2 प्लस का सबका फाइंड कर लोगे। अब देखो NO प्लस का बात करेंगे तो NO प्लस में NO में जाइए। अब NO में जाइए तो NO में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये बताइए। आपको मैंने बोला ना कि sp मिक्सिंग नहीं लोगे। मैंने बोला था ना कि NO में आपको क्या हेटेरोन्यूक्लियर जितना भी आपका CuCN माइनस उसमें कंसीडर करोगे। NO में मैंने बोला था ना कि sp मिक्सिंग नहीं लेने के लिए आपको। तो sp मिक्सिंग अगर नहीं लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखो, K और K। मतलब क्या, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1s, और उसके बाद क्या स्टार्ट करोगे? सिग्मा 2s2। उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिग्मा 2p Z2। उसके बाद होगा पाई 2p x, पाई 2p y। फिर क्या आ जाएगा आपका? पाई स्टार 2p x, और उसका आ जाएगा पाई स्टार 2p y। आएगा ये। आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन था आपका? 11 इलेक्ट्रॉन था। 11 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। 2 2 4 2 6, देखो 2 8 2 10 1। कितना हो गया आपका? 11। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए, इंक्लूडिंग सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ। मैग्नेटिक नेचर बताइए। आई बात समझ में? तैनो क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है उसका? 2.5। आप बताइए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर मेटल कौन है, पाई स्टार या सिग्मा स्टार? पाई स्टार। आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे किससे करोगे? पाई स्टार से। तो पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। अब डाई से कहा, पारा से कहाँ आ जाएंगे? डाई। तो नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए NO को अगर NO प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ से रिमूव किया? पाई स्टार से। पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोला था आपने? 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 3। आपने इसको बोला था डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। इसको क्या बोला आपने? डायमैग्नेटिक। तो आप NO से NO प्लस का समझ में आया आपको? तो NO से अगर NO प्लस करेगा तो आप बोल दोगे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो जितना भी मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मैंने बोल दिया था आपको, बता दिए। किसका? NO का प्रिंटिंग एरर होता है इसके लिखे। लो, हो गया। समझ में आ गया डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? आप पकड़ लोगे ना? आइए। और एक चीज नोट करके लिख लो। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए जब भी आप जाओगे
with atomic number less than or equal to 10 for combining atoms. अगर कंबाइनिंग एटम का एटॉमिक नंबर आपका 10 या लेस देन 10 होगा, डायटोमिक या डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयंस होगा आपका, चाहे होमो या हेटेरो कोई मतलब नहीं है आपका। तो आप क्या करना, मैग्नेटिक नेचर के लिए या बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप हमेशा एमओटी का हेल्प लेना। किसका हेल्प लोगे? मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी। अगर मान लो कहीं पे ऑप्शन में आपको कार्बोनेट भी दिया रहेगा, सीओ भी दिया रहेगा, तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक नेचर के लिए आप हमेशा यूज क्या करना, मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी। याद करोगे? एमओटी। बताइए सीओ का सी एन माइनस किसी का भी अगर मैं पूछूंगा प्रेडिक्टिव मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी, ये मैग्नेटिक नेचर थे, किसके थ्रू जाओगे आप? एमओटी के थ्रू। अगर मैं एनओ प्लस का या एनओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा तो किसके थ्रू जाओगे? एमओटी। रेजोनेंस की हेल्प मत लेना आप। कर लेंगे। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, जैसे आप मान लो कि जैसे नाइट्रेट लेते हैं हम लोग, कार्बोनेट लेते हैं हम लोग, NO2 माइनस लेते हैं, तो ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया ना आपका। जैसे आप क्या लेंगे, ओजोन लेंगे, तो ओजोन भी तो पॉलीएटॉमिक हो गया ना, डायटॉमिक तरह नहीं है आपका। तो पॉलीएटॉमिक के केस में जैसे आप मैग्नेटिक नेचर फाइंड करोगे, ये मैग्नेटिक होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो आप हमेशा याद करना रेजोनेंस। क्या यूज कर लोगे? रेजोनेंस। अगर सिंगल होगा, जहां पे रेजोनेंस मान लो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो मेरे को पता है कि वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। O3 मॉलिक्यूल है, वहां पे मेरे को पता है कि रेजोनेंस होगा। कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है, परक्लोरेट में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। सल्फेट में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अगर इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा आपसे, बेंजीन में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो जहां पे देखता है कि आपको रेजोनेंस होगा, तब वहां पे हेल्प लेना किसका? रेजोनेंस का। वहां पे मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी यूज मत कीजिएगा। किसका हेल्प लेंगे आप? रेजोनेंस का। रेजोनेंस। आई बात समझ में? रेजोनेंस का किसके लिए हेल्प लोगे टू गेट द बॉन्ड ऑर्डर? मैग्नेटिक नेचर नहीं आएगा यहाँ से। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लोगे, उससे मैग्नेटिक क्या बोल दोगे आप? किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो गया तो क्या बोल दोगे उसका? मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नहीं आएगा। लेकिन रेजोनेंस के हेल्प से क्या फाइंड कर लोगे? बॉन्ड ऑर्डर। तो आप खुद से बताइए, NO2 माइनस का मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा तो आप थोड़ा दिमाग लगाना है कि रेजोनेंस होता है वहां पे। नाइट्रेट का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा तो थोड़ा दिमाग लेना है, वहां पे रेजोनेंस होगा। क्योंकि जहां पे रेजोनेटिंग का बॉन्ड ऑर्डर था, मैक्सिमम मैंने क्लास नोट्स में आपको डिस्कस ही कर दिया, तो याद रखना ही है। अब देखो कि अगर आपके पास, देखो सुनो, अगर मेरे को क्या क्या ऑप्शन दे दिया कि NO3 माइनस, और ये दे दिया NO2 माइनस, और ये आपको दे दिया NO प्लस दे दिया। आप पूछेगा इसमें कि बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ आप कंपेयर करो, तो फर्स्ट रो में किसका हेल्प लोगे आप? रेजोनेंस का। दिख रहा है आपको? और लास्ट जो थर्ड ली है उसमें किसका हेल्प लोगे? एमओटी का। तो आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस इसका फाइंड किए थे 1.33, इसका फाइंड किए थे आपने 1.5, इसका आपने एमओटी से फाइंड किया 3। तो आप खुद से बताइए, बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? शॉर्टर होगा। आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में होगा? 1 में। और उसका क्या होगा? 2 में। उसका क्या होगा? 3 में। अगर बॉन्ड एनर्जी पूछेगा आपसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 3। और उसका क्या हो जाएगा? 2। और उसका क्या हो जाएगा? 1। आई बात समझ में? अगर ऑक्सीजन और ओजोन में पूछेगा तो ऑक्सीजन में किसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे? एमओटी। और ओजोन में किसके अकॉर्डिंग? रेजोनेंस। कर लेंगे। और देखो, मैग्नेटिक नेचर ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन, देखो कैसे फाइंड करोगे मैग्नेटिक नेचर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। एकदम सिंपल है, क्या करना देखो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। क्या काउंट कर लेना? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना यहाँ पे कि अगर ऑड आ गया,
आप बोल देना पैरामैग्नेटिक। अगर इवन आ गया तो बोलिएगा डायमैग्नेटिक। पकड़ लोगे? देखो एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देखिए SiO2 N2O Cl2O। बताइए सिलिकॉन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? ऑक्सीजन में कितना होगा? दो ऑक्सीजन में कितना लेंगे? 12। 12 प्लस 4 कितना होगा? 16। और ये इवन डायमैग्नेटिक। आ जाइए N2O में। नाइट्रोजन में कितना होता? दो नाइट्रोजन कितना? 10 और 6 उसमें ऐड कर दो और ये इवन डायमैग्नेटिक। Cl2O में आइए और ये इवन आ गया। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। NO2 में जाइए, ClO2 में जाइए, चेक करो। NO2 नाइट्रोजन कितना और दो ऑक्सीजन कितना? 12 प्लस 5 कितना? इवन या आउट? देखो पैरामैग्नेटिक। ClO2 जाओ और ये इवन क्या निकल गया? याद रखोगे पॉलीएटम में सीधा बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना। अगर आ गया ऑड इवन पट्टा निकाल के बना दो वहां पे। 100% गारंटी ले तो क्वेश्चन बन जाएगा उससे। ओजोन पे जाइए। डाइया पर डायमैग्नेटिक। O2 को अगर O2 माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपने दिए, तो वो तो सब पेयर्ड था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं अनपेयर्ड ही होगा। तो O2 माइनस क्या हो जाएगा? पैरा। O2 प्लस क्या हो जाएगा? O2 से अगर O2 प्लस देखो आपको मैंने क्या बोला कि O3 जो होता है, देखो O3 जो होता है, O3 होता है आपका डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? ये तो पता है आपको। O2 को अगर आपने क्या क्या, देखो O2 को अगर O3 माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो पैरा, अगर O2 O3 प्लस में करेंगे तो डाई। लेकिन O3 प्लस में नहीं जाता। रीजन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग नहीं होता। आपने कभी देखा होगा ओजोन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता। तो O3 माइनस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डाई या पैरा? याद रखोगे। तो आपको बोलेगा विच वन द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक स्पेसीज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ऐसे करके क्वेश्चन देगा तो पकड़ लोगे आप। किस पे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इफ यू आर गेटिंग द ऑड नंबर देन पैरा, इफ यू आर गेटिंग द इवन नंबर देन डायमैग्नेटिक। कर लेंगे। और देखो एक और बता देते। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, अब पी पाई बॉन्डिंग देखेंगे स्पेसीज में। देखो सबसे पहले कार्बोनेट लेंगे, नाइट्रेट लेंगे, जितना भी लिए, कार्बोनेट नाइट्रेट लिया मैंने, NO2 माइनस लिया मैंने, ये जितना भी है सब में सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम क्या होगा? थर्ड पीरियड या सेकंड पीरियड का? वो सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जब भी पाई बॉन्ड बनाओगे ना सेकंड पीरियड एलिमेंट में, तो हमेशा पी पाई होगा। पी पाई या डी पाई पॉसिबल ही नहीं है। तो आज से पूछेगा कि विच वन स्पेसीज हैविंग नो डी पाई बॉन्ड, तो आप कौन सा लोगे? इफ द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का सोचना भी नहीं। कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा? पी पाई होगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसमें? डी पाई। आपने देखा था कार्बोनेट में कितना पाई बॉन्ड था? अरे वन तो देखे थे, तो वो क्या था? पी पाई बॉन्डिंग था। नाइट्रेट में गए थे कितना देखे थे? वन था। वो क्या था आपका? पी पाई था। NO2 माइनस में क्या था? वन था। वो भी क्या था? पी पाई। N2 प्लस में जाएंगे तो कितना पाई बॉन्ड था? टू। वो भी क्या था? पी पाई। O2 में जाएंगे तो पाई बॉन्ड कितना था? वन। वो भी क्या था? पी पाई। ओजोन में गए थे कितना पाई बॉन्ड था? वन। वो भी था आपका पी पाई। डी पाई का चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ पे लिए हम लोग? सेकंड पीरियड में वर्क कर रहे थे। डी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा। कर लेंगे। अब देखो सेकंड पीरियड में जाएंगे तो देखो थर्ड पीरियड में गए तो SO2 किस में आ गया? थर्ड पीरियड में। SO3 क्या आ गया? थर्ड पीरियड में।
आप देखो कि दोनों का कॉमन क्या होगा, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। चेक करो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये पता चला आपको। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब शो करोगे तो आउटर सेल से आप एक ऐसा 2p लोगे, एक p को आपने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करवाया। 3s3p में एक p को आपने, एक p को आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन बोला sp2, तो इसका मतलब तो हमने 2p को इंटरमिक्स किया, लेकिन एक p को आप छोड़ दिए। तो बचा कौन? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक p, और कौन बचेगा? d। 3d तो होता है ना। अब खुद से बोलो, सल्फर SO2 के पास मेरे को पता है कि 2 पाई बॉन्ड्स है, एक होगा p पाई p पाई, एक क्या होगा? d पाई p पाई। आप किसी भी मॉलिक्यूल में p पाई और d पाई दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे कि किसी में अगर हाइब्रिडेशन आपको sp2 मिला, तो वहां पे एक पाई बॉन्ड होगा तो वो p पाई होगा, दो पाई बॉन्ड होगा p पाई, और रिमेनिंग जितना भी पाई बॉन्ड होगा सब d पाई होगा। मतलब सल्फर अगर 3 पाई बॉन्ड बनाएगा sp2 में, तो एक पाई बॉन्ड होगा p पाई, रिमेनिंग सब क्या होगा? d पाई। देखो एक चीज मैं बता, देखो सबसे पहले देखो, रुको इसको मैं लिख दूंगा। देखो सबसे पहले ये बताइए, SO3 हाइब्रिडाइजेशन बताओ, लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बताइए। जैसे स्ट्रक्चर फाइंड करना होगा ना, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताना, फिर लॉन पेयर ऑन सल्फर बताइए। अब ये बता दो कि sp2 लॉन पेयर कितना लिया मैंने? 0। अब ये बताइए सल्फर पे लॉन पेयर 0 होता है, और सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब कि सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना दिखा, तो 6 दिखा, तो देखो 3 दिखाया मैंने, कितना दिखाया? 6। अब एक भी इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग में नहीं छोड़ना, तो सबको ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, तो लॉन पेयर क्या हो जाएगा? 0। आपका तो पाई बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉन पेयर क्या छोड़ा? 0। दैट्स व्हाई द बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए? बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द फास्फोरस कितना होना चाहिए? 6। देखो अगर लॉन पेयर 0 होगा ना, तो जितना भी बैलेंस सेल होगा सबका सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो कितना बॉन्ड पेयर होगा? 6। अगर आपके बैलेंस सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यू आर शोइंग द बॉन्डिंग कंडीशन विदाउट एनी लॉन पेयर, तो डेफिनेटली अराउंड दैट पर्टिकुलर एटम आपको बॉन्ड पेयर कितना बनाना है? 7। अगर आपके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है आइसोलेटेड स्टेट में, आप बॉन्डिंग में चले गए, आपने एक भी इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग स्टेट में नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब 8 का 8 इलेक्ट्रॉन को आपने यूज कर लिया। 8 इलेक्ट्रॉन को जब यूज कर लिया आपने, तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में बॉन्ड पर कितना होगा? 8। राइट। आप क्या होता है कि NO3 नाइट्रेट में जाएंगे, तो नाइट्रेट को बोलोगे सर वहां पे तो आपने लॉन पेयर 0 लिए थे, तो नाइट्रेट में अगर लॉन पेयर 0 लेंगे तो आप बोलेंगे कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 बॉन्ड सपोर्ट करोगे, नहीं उसका वजह रिस्ट्रिक्शन है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा वहां पे? कोऑर्डिनेट। अरे पकड़ लेते हैं इसे, कहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, कहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, सब पकड़ लेते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया लगना चाहिए आपको। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइए SO3 में आपने कितना बॉन्ड पेयर देखा? ये समझ में कैसे देखा मैंने? तो देखो आप जो SO3 में जाएंगे, तो SO3 कितना कोवलेंसी दिखा रहा है? 6 कोवलेंसी। तो सल्फर कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में? सेकंड एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट? सेकंड। तो सेकंड जब जाएगा तो 3s1 हो जाएगा, 3p क्या होगा? 3, और 3d क्या हो जाएगा? 2। यही होता है ना आपका। देखो आप क्या होगा देखना है यहाँ पे। देखो मैंने किसको मिक्सिंग करवाया, कितना को अनहाइब्रिडाइज छोड़ा मैंने? 3 को। तो देखो ये इंटरमिक्स करके ये क्या हो जाएगा? इंटरमिक्स करके बनाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? बनाएगा। और ये तीनों क्या होगा? ये तीनों अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो आपने कितना पाई बॉन्ड बनाया वहां पे? तो आपने एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देखा? आपने पी में। और दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? अपने डी में। तो एक होगा p पाई, रिमेनिंग क्या होगा? d पाई p पाई।
आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, एक ऑप्शन ये आएगा, एक ऑप्शन ये हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बता दो? पाई बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? पी पाई पी पाई। और ये क्या हो जाएगा आपका? डी पाई पी पाई। तो बता दो पी पाई कितना देगा आपने? अगर खुद से सोचो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp3 लेता है, इसका मतलब इसको भी इन्वॉल्व करवा लेता। अरे मैं, आप बताओ पाई बॉन्ड कहाँ से मिलेगा आपको? ये तो सिंपल लॉजिक लगाओ ना आप, कि अगर आज sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी का मैं बोल दूंगा, इसका मतलब उसका वैलेंस शेल में जितना पी था सबको मैं तो इंटरमिक्स करवा दिया। तो वैलेंस शेल में कौन ऑर्बिटल बचा पाई बॉन्डिंग के लिए? डी। तो क्या बनेगा वहां पे? डी पाई पी पाई। अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाओगे तो दो पी को तो छोड़ा, तो अगर एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो पी पाई ही बनाएगा, डी पाई तो नहीं बनाएगा। तो डी पाई पी पाई शो करने के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? आइदर sp2 और sp3। sp3 जो होगा तो स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द डी पाई पी पाई। आप पर मैग्नेट जाओ, कार्बोनेट जाओ, कहीं ये पर मैग्नेट जाओ या पर क्लोरेट जाओ, या जितना भी है ले तो आप किसके क्रोमेट जाओ या डाइक्रोमेट जाओ, जहां भी पाई बॉन्ड देखते हो सब डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। एक भी आपका पी पाई बॉन्डिंग नहीं है। याद रखोगे। जैसे आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे दिया, जैसे आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे दिया, इसका मतलब आपने जितना भी एस था पी था सबको आपने यूटिलाइज कर लिया, किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो रिमेनिंग पाई बॉन्ड कहाँ से लाओगे आप? डी पाई पी पाई। पी पाई का चांस नहीं होगा। कर लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि SO3 में जब जाएंगे तो SO3 में कितना पाई बॉन्ड्स होगा? 3। तो इसमें क्या होगा? डी पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा बताओ तो? पी पाई डी पाई। डी पाई पी पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा इसमें? 2। अब पी पाई बॉन्ड कितना होगा इसमें? 1। खुद से सोचो कि SO2 अगर होगा, देखो SO2 का स्ट्रक्चर खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp2 लॉन पेयर ऑन सल्फर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए नहीं भेजा? तो आपके पास बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? तो बॉन्ड पेयर में तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों इंक्लूड कर देते हैं ना। बॉन्ड पेयर में तो आपका स्ट्रिक्टली आप सिग्मा नहीं ना बोलते हो। मैंने क्या बोला? बॉन्ड पेयर में आप सिग्मा पाई दोनों को इंक्लूड करते हो ना, स्ट्रिक्टली आप सिग्मा को ही नहीं इंक्लूड करते हो। तो आपने बोला कि बॉन्ड पेयर कितना बनाएगा? 4, क्योंकि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। आप 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे? नॉन बॉन्डिंग के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया आपने? बॉन्डिंग के लिए। तो कितना बॉन्ड बनाओगे? 4। आपके पास 2 ही एटम है, 2 एटम को पहले सिग्मा से कनेक्ट करो। अगर ये स्टेट में छोड़ोगे तो आपके पास कितना लॉन पेयर हो जाएगा? 2। लेकिन आपको तो एक ही लॉन पेयर छोड़ना है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड और दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड बना दो, तो आपका लॉन पेयर कितना हो जाएगा? 1। तो आपको पता है यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो होगा, एक होगा पी पाई और एक होगा आपका डी पाई पी पाई। अब वही फेज लेके देखो ना, लॉन पेयर में छोड़ दोगे उसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं जाता, उसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता बॉन्डिंग। आप चेक कर लो। कर लेंगे। कोवलेंसी आपने कितना दिखाया? 4। तो 2 4 6 का होता है। 2 दिखाता है ग्राउंड स्टेट में, 4 दिखाता है फर्स्ट और सेकंड, 4 6 दिखाता है सेकंड। आपने SO3 में कितना कोवलेंसी लिया था? 6। तो इसका मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था। SO2 में कितना कोवलेंसी ले लो? 4। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। लॉन पेयर कब आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लॉन पेयर नहीं मिलेगा आपको। कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, इसमें क्या होगा? पी पाई होगा, और क्या हो जाएगा? डी पाई होगा। कर लेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा। अब देखो कि अगर आपने ClO4 माइनस लिया, या फॉस्फेट 3 माइनस लिया, या अगर आपने सल्फेट 2 माइनस लिया, या आपने ClO3 माइनस लिया, या XgO4 लिया आपने, या देखो CrO4 माइनस 2 माइनस लिया, या MnO4 माइनस लिया, पर मैग्नेट या कुछ भी जाओ, जितना भी जाओ सबको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। सबका क्या होता है बताइए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। 4 एटम को 4 सिग्मा से आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। आप 4 एटम को 4 सिग्मा से कनेक्ट करोगे तो आपने S और P को सबको इंटरमिक्स करवा दिया। तब बता दो क्या हो जाएगा? पी पाई होगा? नो। यहाँ पे जो भी पाई बॉन्ड होगा सब किससे होगा? डी पाई पी पाई से। याद रखोगे। तो देखो आप, मैंने क्या बोला? पी पाई। इधर क्या बोला था मैंने? डी पाई पी पाई। कितना होगा वो भी फाइंड कर लोगे। देखो मैं कैसे फाइंड करवाऊंगा कितना होगा। देखो ये क्या हो जाएगा आपका? 0। ये क्या हो जाएगा? यस।
नीट 2021 का देखना, एक क्वेश्चन पूछा था पर मैग्नेट में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई पी पाई बॉन्डिंग, तो मैग्नीज ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो किसका होता है? डी पाई पी पाई। कर लेंगे। अब सुनिए अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि फिर से स्ट्रक्चर देखो कैसे बोलते, देखो ClO4 माइनस लेंगे, हाइब्रिडेशन बताइए, sp3 मिलेगा विथ लॉन पेयर ऑन क्लोरीन, बताओ लिखो वहां पे sp3 हाइब्रिडेशन लिखो, लॉन पेयर विथ क्लोरीन कितना होगा? 0 हो गई है। आप खुद से बताइए कि इसका मैंने हाइब्रिडेशन पहले फाइंड कर लिया sp3, लॉन पेयर ऑन क्लोरीन कितना बोला मैंने? 0। आप बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बनाएगा? 7 बॉन्ड। आप 4 एटम के साथ 7 बनाओगे तो डेफिनेटली 3 पाई बॉन्ड लाओगे, क्योंकि 4 को सबको एक सिग्मा से कनेक्ट कर दो, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा, तो टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन को अरेंज करके आप कनेक्ट कर दो, और उसका सबके साथ क्या करो? एक सिग्मा कनेक्ट कर दो, रिमेनिंग कितना और बॉन्ड पेयर लेना? 3। तो आपके लिए 3 पाई बॉन्ड आपको लाना पड़ेगा, तो किसी 3 पे 3 पाई बॉन्ड दे दो, तो रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी आ गया वहां पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अराउंड बॉन्ड पेयर अराउंड क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका? 7। तो आप देखो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखो खुद से, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आप क्या करोगे, ये कनेक्ट कर दो उसको, होता है ये स्ट्रक्चर, गलत हो ना? अब बताइए तो जितना भी पाई बॉन्ड है सब क्या है? डी पाई पी पाई। डी पाई पी पाई का चांस ही नहीं है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कभी भी डी पाई सोचना ही नहीं, जो भी होगा किसका होगा? डी और पी के कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्लोरीन प्रोवाइड करेगा डी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा पी। कर लेंगे, कितना होगा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग? 3। खुद से बताइए तो फॉस्फेट में और ClO3 माइनस में और XgO3 में टोटल डी पाई पी पाई बॉन्ड बताओ। ये सब जब स्ट्रक्चर दिमाग में लाओगे ना तो इतना करना नहीं पड़ेगा, आप देख के बता दो कितना होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। फॉस्फेट में गया मैंने, क्लोरेट में गया आपका XgO3 में, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मैंने बोला हाइब्रिडेशन फाइंड करो, लॉन पेयर चेक करो, आप फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस करके सीधा स्ट्रक्चर में देखो बॉन्ड पेयर उतना प्रोजेक्ट कर दो। बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर sp3 मिले तो जितना भी पाई बॉन्ड होगा सब किसका होगा? डी पाई पी पाई। पी पाई पी पाई का चांस ही नहीं। पी पाई के लिए क्या चाहिए आपको? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर चाहिए, तभी आप पी पाई पी पाई सोच सकते हो। PO3 माइनस में एक टी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा आपका, और क्लोरेट में देखो आप, मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। आप एक काम करो, ये देखो, इसमें टर्मिनल एटम देखो सबसे पहले कि ये जितना भी हाइब्रिडेशन दिखा है मैंने सबका क्या दिखा है, देखो इसका भी sp3 था, इसका भी sp3 था, इसका भी sp3 था। मेरे को पता है कि इस पे लॉन पेयर कितना होगा? 0। इस पे लॉन पेयर सेंट्रल एटम पे बोल रहा हूँ, लॉन पेयर ऑन क्लोरीन बोल रहा हूँ, कितना होगा? 1। और लॉन पेयर ऑन जेनॉन बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपको पता है कि फास्फोरस का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो 5 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो आप क्या करोगे? पहले सबको ऑक्सीजन से जोड़ दो, लेकिन आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन मैंने यूज किया यहाँ पे? 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन आपको नहीं तो पता चल गया कि लॉन पेयर है ही नहीं उसके पास, तो फिर ये भी इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, तो वो चला गया एक बॉन्डिंग में। आप जिसको आपने डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ा वो ऑक्सीजन पे हमेशा निगेटिव फॉर्मेट चार्ज आ जाएगा, तो निगेटिव दे दो। आप देखो इसमें क्या किया, क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना होता है बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। आप 7 इलेक्ट्रॉन में से देखो क्लोरीन के पास ऐसे देखो नहीं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें से ये लॉन पेयर आ जाएगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉन्डिंग में? 5। तो बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए?
5 आना चाहिए। अब ये पता करो कि क्लोरीन के पास 5 बॉन्ड कितना होना चाहिए, बॉन्ड पेयर 5। लेकिन आपको पता है कि कौन सा रिलेशन, आप देख लो sp3, sp3 में एक लॉन पेयर होता है ना, तो पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। तो सबसे पहले क्लोरीन दो को देके तीनों ऑक्सीजन को पिरामिडली अब कनेक्ट कर दो। कितना बॉन्ड पेयर आपने दिखाया, 3। लेकिन और आपको कितना दिखाना, 2। तो 2 दिखाने के लिए क्या करेंगे, 5 बॉन्ड दे देंगे। एक लॉन पेयर हो गया यहाँ पे, इस पे नेगेटिव कर लेंगे। आप खुद से जाइए, एक्जियो 3 गए तो एक्जियो 3 में आपने कितना लॉन पेयर देखा, तो आपके पास देखो जेनॉन में देखो कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं, उसमें से इसको लॉन पेयर के फॉर्म में लेके चले जाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉन्डिंग में, 6। तो कितना बॉन्ड बनेगा, 6। आप 3 एटम, आपके सराउंडिंग में कितना एटम है, 3। आप बनाओगे 6 बॉन्ड, तो सबके साथ डबल बनाना पड़ेगा। कर लेंगे, तब बताइए। तो देखो जेनॉन लिए आपने, डबल पिरामिडल ज्योमेट्री होता है इसीलिए आप दोगे, एक लॉन पेयर यहाँ पे होगा। कर लेंगे। आपने जितना भी पाई बॉन्ड देखा सब क्या देखा आपने, डी पाई पी पाई। जेनॉन का एक्जियो 3 जो मॉलिक्यूल लिए उसमें देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो एक्जियो 4 जाओ या एक्जियो 3 जाओ, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है, इक्वल होता है। कर लेंगे, आई बात समझ में, ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे आप कहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पी पाई डी पाई बोल दोगे ना। आइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनो, सबसे पहले याद रखिए कि स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है स्ट्रॉन्गर पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तो क्या बोलेंगे, डायपोल। स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। डायपोल इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो उसी में होता है स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में होगा बिटवीन कोवलेंटली bonded hydrogen and more electronegative atom। किस में होना चाहिए बताइए, बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। तो खुद से बताइए, कोवलेंटली बॉन्डेड अगर हाइड्रोजन एटम्स होगा आपका, तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, तो फिर आगे का इंटरेक्शन क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। तो ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, क्या ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये। और ये थोड़ा यूनिक होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के इसको अलग से पढ़ते थे। याद रखिए कि स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। जितना भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है सबसे स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखोगे, ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी वीक भी हो जाता है, वो कहाँ होता बताएंगे। अब देखो जैसे इसमें जाओगे तो एक एक देखो, जैसे आपने एक्स और एच लिया, तो देखो ये डेल प्लस होगा, इस पे क्या होगा, डेल माइनस। तो बताइए पॉजिटिव पोल कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसको भी एक्स ने क्या किया, अपने तरफ पुल कर लिया, तो हाइड्रोजन के पास बचा क्या, न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो जो पॉजिटिव पोल देख रहे हो वो क्या होगा, हैविंग मोर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, सेम कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, जो कोवलेंटली बॉन्डेड है कहीं से भी, उसके साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब कि देखो ये कोवलेंटली बॉन्डेड कौन होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन। यहाँ पे बोलेगे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे किसके तरफ होगा, एक्स के तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मत दिखाना आप, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, उधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है आपका। आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस हो गया एक्स के तरफ, एस्पेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव पोल। अब ये पॉजिटिव पोल स्ट्रांगली किसके इंटरेक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कर लेंगे, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी more electronegative
स्मॉल इन साइज। तो बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल इन साइज कौन होता है? कौन होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आप यही, क्लोरीन भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन आप याद रखना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लेंगे। तो स्मॉल साइज किसका होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के फैमिली में कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का साइज क्या होता है? बिगर होता है। तो वो स्पेशल कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली नहीं बनाता। याद रखेंगे। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। मॉलिक्यूल एसोसिएट कहाँ पे होगा? इंटर में। इंट्रा में क्या होगा? जब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होगा, तो एसोसिएट होता है इंटर में। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो होता है वो किस में होता है? विद इन मॉलिक्यूल या बिटवीन मॉलिक्यूल? विद इन द मॉलिक्यूल और आयन। एक होगा आपका इंटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो जाएगा ये? बिटवीन मॉलिक्यूल और आयन। मे बी आइडेंटिकल होगा ये भी, मे बी लाइक मॉलिक्यूल, मे बी अनलाइक मॉलिक्यूल। वाटर अल्कोहल लोगे तो क्या होगा? लाइक हो गया। वाटर वाटर लोगे तो क्या होगा? लाइक होगा। तो दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा, एक क्या होता है बताइए? इंटर। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल किस में एसोसिएट होगा? इंटर में। स्ट्रॉन्ग कौन होगा? इंटर। ये क्या होता है? वीक। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू। देखो वाटर में क्या होता है? मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? वाटर का। कर लेंगे। तो आपको कौन सा इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग मिला? आपने देखा होगा कि एक होता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, एक होता है पारा नाइट्रोफेनॉल। OHNO2 लिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। एक होता है आपका पारा नाइट्रोफेनॉल। अब हो गया एक पारा नाइट्रोफेनॉल। बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा इंटर होगा? देखो ऑर्थो, देखो पारा और मेटा डेरिवेटिव्स में हमेशा होता है इंटर। मेटा और पारा डेरिवेटिव्स में क्या होता है? इंटर। और ऑर्थो डेरिवेटिव में क्या होता है? इंट्रा। याद रखोगे? तो ये क्या लिए? ऑर्थो या पारा नाइट्रोफेनॉल? पारा नाइट्रोफेनॉल। आपने देखा होगा सेलिसैलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड देखा होगा आपने, याद करो। CHO क्या होता है? ये सैलिसल्डिहाइड। राइबर टाइबर रिएक्शन में जो पढ़ते हैं आप लोग। फिर आपने देखा होगा सेलिसैलिक एसिड पढ़ते हैं हम लोग, सेलिसैलिक एसिड्स। ये सब जितना भी होता है ना, आप मेजर प्रोडक्ट बोलते हो। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा। नहीं नहीं, इसमें आना चाहिए ना। आ जाएगा। तो आपका ये सेलिसैलिक एसिड होगा। सेलिसैलिक एसिड क्या बनाएगा? इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा। कर लेंगे। वाटर को बोलोगे तो वाटर देखो, वाटर बनाएगा HF बनाएगा आपका, NH3 बनाएगा। या अल्कोहल बनाओगे तो जैसे अल्कोहल बनाएंगे, ये सब क्या बनाएगा? इंटर या इंट्रा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो ये सब क्या बनाएगा? इंटर। तो आपको बोलेगा सेलिसैलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड, ये सब क्या बनाता है? इंटर या इंट्रा? इंटर। कर लेंगे। आपको बोलेगा कि वाटर क्या बनाएगा? इंटर। NH3 क्या बनाएगा? इंटर। अल्कोहल क्या बनाएगा? इंटर। वहां पे इंट्रा नहीं बनता। कर लेंगे। ग्लूकोज में होता है कि नहीं? वहां भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? OH होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना भी प्रोटीन होता है सब में तो OH ग्रुप होता ही होता है, एमाइड ग्रुप तो होता ही। वहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसका रिलेटेड स्ट्रक्चर। आपने क्या रिबन जैसे अल्फा हेलिक्स हो गया होगा आपने। आप याद रखना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता ही है, आपका DNA में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है। कर लेंगे। आइए।
तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में देखो कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देखो ये OH लिए अपने, ये नाइट्रोजन लिए, क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर इंट्रा इंट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होगा, विद इन मॉलिक्यूल होगा तो एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन किस में होगा आपका, इंटर में। तो जैसे देखो आप ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से जब पारा नाइट्रोफेनॉल में जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर से एसोसिएशन हो गई, ये देखो इस तरह से जाएगा ये। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएट किस में होगा देखो आप खुद से, इंटर में। हाँ बताइए 1 और 2 लेंगे, ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल, ये क्या होगा आपका, आप खुद से बताइए। जब आप एसोसिएट हो जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग देखो, यू हैव टू मूव इन द वेपर फेज। आप वेपर फेज में क्या होता है, एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल जाता है, तो सारा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप क्या होगा, मोर वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल, लेस। और अगर आप इंट्रा के थ्रू लॉक होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मोर वोलेटाइल। तो आप ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल, तो लेस वोलेटाइल कौन होगा, पैरानाइट्रोफेनॉल। मोर वोलेटाइल कौन होगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ये क्या आपका ऑर्थो, ये क्या आपका पर। आपने देखा होगा नीट का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको कि 1 और 2 में अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो 2 का ग्रेटर होगा 1 से। कौन लेस वोलेटाइल है, पारानाइट्रोफेनॉल। देखिए इसका पेपर प्रेशर लेस होगा पारा का। और कौन मोर वोलेटाइल है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो पेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। और जितना पेपर प्रेशर हाई, जितना ज्यादा आप वोलेटाइल होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना लेस होगा। और जितना आप लेस वोलेटाइल होंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पारानाइट्रोफेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट के में क्या होता है, डिफर होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पारानाइट्रोफेनॉल को सेपरेट कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। किसके थ्रू, स्टीम के डिस्टिलेशन के थ्रू। मिक्सर अगर आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल होगा तो आप वहाँ पे स्टीम दोगे, तो स्टीम में वोलेटाइल कौन होगा, पैरा, ये सॉरी ऑर्थो। तो ऑर्थो चला जाएगा स्टीम के साथ। पारा क्या होता है, मोर लेस वोलेटाइल, तो वो स्टे करेगा। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को लेके चला गया कौन, स्टीम। अब स्टीम को कंडेंस करोगे तो वाटर में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होता है, लेस सॉल्युबल, वो 2 सेपरेट लेयर बना देगा। आप फिर वहां से सेपरेटिंग करने से अलग कर लेंगे। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल याद रखोगे, स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए HF में क्या बताया था मैंने, और इंटर या इंटर। देखो HF में जाओगे ना तो आप क्या करना, देखो HF का ये होता ज्योमेट्री, जिग जैग होता। एक लाइन पर हमेशा 2 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन रखना। अगर लाइन को रिप्रेजेंटेशन अगर तो सिर्फ आप एक HF देखोगे एक जिग जैग पैटर्न पे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे उसमें 2 फ्लोरीन लेंगे, एक क्या लेंगे, हाइड्रोजन। चेक कर लो, देखो जिग जैग है कि नहीं किसका, HF का। वाटर में जाएंगे तो वाटर में बहुत इंटरेस्टेड होता है। देखो ऑक्सीजन लिए हाइड्रोजन, ये क्या होगा, तो लॉन पेयर होगा कि नहीं, देखना। इसके थ्रू इंटरेक्ट रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, ये भी इंटरेक्ट रहेगा वाटर के साथ। लॉन पेयर भी इंटरेक्ट करता है किसके साथ, पॉजिटिव पोल के साथ। देखो तो एक वाटर मॉलिक्यूल के टेट्राहेड्रली कितना वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो गया, 4। दैट मेक द डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर। ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है वाटर, ये कहाँ पे होता है आपका, आइस में। देखो क्या ज्योमेट्री आ जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है कि नहीं आपको। आपसे बोलेगा वाटर कैन इंटरेक्ट मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कितना बोलेंगे आप, वो कर लेंगे। सिमिलरली NH3 में जाओगे तो नाइट्रोजन में क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, ये भी लॉन इधर से बनाता है आपका, इधर से आ जाएगा क्या, NH आ जाएगा, ये फिर कौन होगा, नाइट्रोजन।
फिर इधर से हाइड्रोजन आएगा, फिर ये हाइड्रोजन आएगा, तो ये भी इधर से जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। कौन बनाता है? वाटर। क्वेश्चन मिलेगा तो बता दो कि वाटर कितना मैक्सिमम बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। स्मॉलर अल्कोहल जो होता है ना, स्मॉलर अल्कोहल है स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखो अल्कोहल क्या होता है, देखो जैसे एनी कंपाउंड जाएंगे, एनी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आयनाइज हो जाता है। अल्कोहल तो आयनाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्यों सॉल्युबल होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्मॉलर अल्कोहल मेथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखोगे, ये सभी क्वेश्चन आपका दिया होगा, याद रखिएगा। स्मॉलर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखोगे यहाँ पे तो देखो CH3OH लिए, इसके थ्रू कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वाटर। देखो डेल -3, ये डेल क्या लिए? प्लस। तो आपने देखा मेथाइल अल्कोहल किसके साथ? वाटर है, वाटर के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मेथाइल अल्कोहल इन वाटर। इसीलिए वाटर और मेथाइल अल्कोहल क्या बनाता है? मिसेबल लिक्विड्स होता है। और रॉल्स लॉ कहाँ पे फॉलो होता है? जहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स होता है। रॉल्स लॉ पढ़ते हो ना पार्शियल प्रेशर का, वो कहाँ पे वैलिड होता है? जहाँ पे दो लिक्विड क्या होता है? वोलाटाइल होता है और क्या होता है? मिसेबल होता है। तो वाटर अल्कोहल क्या होता है? वोलाटाइल भी होता है और क्या होता है? मिसेबल भी होता है। कर लेंगे। आपने देखा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और क्या होता है? एक एबनॉर्मल। आप एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में जाओगे तो वो वाटर में क्या होता है? एसिटिक एसिड पार्सली आयनाइज होता है। लेकिन उसी एसिटिक एसिड को बेंजीन में जाओगे तो क्या होता है? डायमराइज हो जाता है। वहां पे किसके चलते? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिटिक एसिड गेट डायमराइज इन द बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ में? तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेंजीन में लेके जाओगे तो वो क्या शो करता है? डायमराइजेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखोगे तो लिख लो। लेकिन ये कहाँ पे डायमराइज करेगा? बेंजीन ड्यू टू, बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब याद रखोगे, छोटा छोटा पॉइंट जाके क्वेश्चन मिलेगा आपको। अरे कुछ नहीं करने का, दिमाग आना ना, डैमराइजेशन वैमराइजेशन हो रहा है, OH ग्रुप दिख रहा है आपको तो बोलते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दिक्कत है? सॉल्वेटिव बोल रहे थे, क्या बोलते हैं ना आप? कार्बोक्सिलिक एसिड सब लेगा, मान लो अल्कोहल ले लेगा, बोला कि वाटर में सॉल्युबल है, तो देखना ऑप्शन में कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टिक करके निकल जाओगे। कर लेंगे। तो देखो एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेके जाओगे तो ये डैमराइज हो जाता है। देखो डैमराइजेशन है कि नहीं? इसीलिए जब आंटा फैक्टर फाइंड करते हैं एसिटिक एसिड का बेंजीन में, तो आपका वैल्यू क्या होता है? -1। और जब आंटा फैक्टर एसिटिक एसिड का करते हैं हम लोग कहाँ पे? वाटर में, तो क्या होता है? वैल्यू >1। कर लेंगे। तो ये होता पार्टिकल, यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। किसका? एसिटिक एसिड इन बेंजीन। कर लोगे? हाँ वही है। स्ट्रॉन्गर कौन बॉन्ड मिला आपको? देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है कितना? 165 किलो जूल, सबसे ज्यादा। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की एनर्जी सबसे ज्यादा होता है 165। और कोवलेंट बॉन्ड कितना भी वीक लोगे, चाहे कार्बन कार्बन का बॉन्ड लो, उसका भी होता है 100 किलो जूल। अब वो 348 किलो जूल। आप बताइए
हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर? कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बॉन्ड से कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? याद रखोगे। तो ये मत समझना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल स्ट्रॉन्गर देन द कोवलेंट बॉन्डिंग, कभी नहीं। एच एफ फ्लोरीन का क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो एसोसिएट होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका स्ट्रेंथ कितना होता है पता है? 29 किलो जूल पर मोल्स। कहाँ कोवलेंट बॉन्ड है, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई कंपेरिजन है यहाँ पे? अमोनिया सब एसोसिएट होता है 19-18 किलो जूल पर मोल्स के थ्रू, 50 से लेके 12 किलो जूल का रेंज ही होता है आपका। और बॉन्ड एनर्जी कोई भी जाएंगे आप तो आपको 100 किलो जूल ऊपर ही मिलेगा, 160, 190, 180। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड हो तो उसका तो 159 किलो जूल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसका तो 348 किलो जूल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है 350, 346, 345 किलो जूल पर मोल्स होता है। कहाँ से कंपेयर कर पाओगे आप? तो याद रखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपका? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बॉन्ड नहीं है ये। चल लेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जाएंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होता है? देखो एफ एच जो एफ माइनस के साथ बनाता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अगर आपका देखो हमेशा याद रखना का ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, सुनो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और वो माइनस इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो वो माइनस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और एफ माइनस अगर इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो एफ माइनस स्ट्रॉन्गर बनाएगा। याद रखोगे, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन मेक द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर टू विदाउट चार्ज। कर लेंगे तो याद रखिएगा ये। उसके बाद जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, H2O लेंगे तो H2O का भी एफ माइनस के साथ बहुत स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद आएंगे तो देखो आपने लिया फ्लोरीन, और भी कुछ होता है नहीं बताऊंगा, ये आप देखो कि आप HF लेंगे तो ये बॉन्ड वीक हो गया यहाँ से। इसका मैंने बोला सबसे ज्यादा होता है इसी का से 165 किलो जूल पर मोल, सबसे ज्यादा वैल्यू होता है इसका। इसका जाओगे तो 29 किलो जूल पर मोल होता है। बताइए वीक हो गया कि स्ट्रांग हो गया? एफ को जैसे निगेटिव चार्ज हटा देखो कितना वीक हो गया। उसके बाद जाएंगे तो H2O जब जाएंगे तो ये HOH के साथ ये आता है। उसका बाद NH3 जो जाते हो आप ये H2NH, NH3 ये भी वीक बॉन्ड होता है। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन मिला आपका? नाइट्रोजन का। सबसे स्ट्रॉन्ग किसका मिला? फ्लोरीन का। और देखो आप इसी से देखो क्या लिखोगे, के एफ अगर एच एफ, के एफ को अगर एच एफ में दोगे ना तो पोटेशियम क्लोराइड एच एफ में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या बनेगा सुनो, ये बनेगा KHF2। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत इंटरेस्टेड है, देखो क्या फर्मी सॉल्युबल हो जाता है, देखो कैसा स्ट्रक्चर है ये, FHF माइनस, ये स्ट्रक्चर है। नीट में पूछा हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन मिलेगा ना आपको 2016-17 का, जब नीट का जाओगे तो वहां से पूछा हुआ था, तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर। ऐसा एजम्पशन है ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाता है, नेगेटिव कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है, मतलब ये जो देख रहे हो ना ये जो देख रहे हैं ना ये जो होता है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कभी इधर जाता है नेगेटिव कभी इधर जाता है नेगेटिव, मतलब रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे। तो उतना नहीं पूछेगा, आप याद रखना KHF2 का स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो लिख दोगे ना, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट क्या लोगे आप? माइनस आर एच एफ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है दैट मेक द KF सॉल्युबल इन HF। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि KF सॉल्युबल कहाँ पे आपका? HF ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी के पार्टनर ले लो, KCl ले लिया आपने, इसी के नीचे कौन होगा आपका? KCl, और उसको HCl के साथ बोलो तो बनाएगा नहीं, सॉल्युबल ही नहीं है वो। मतलब आपका हुआ ये KHCl2 आपका नहीं बनेगा, KHBr2 आपका नहीं बनेगा, KHI2 नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है सब। तो किसका बनाता है? KHF2 बनता है। याद रखोगे तो ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो KCl soluble in HCl या नॉट soluble? KCl insoluble in HCl but KF soluble in HF due to hydrogen bonding। याद रखोगे।
आपको बोलेगा which one exists which one does not exist, नहीं पकड़ लोगे कौन एग्जिस्ट करेगा। KHF तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन कौन एग्जिस्ट करेगा, KHCl2 KHBr2 KHI2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन मिलेगा, आप देखना कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F minus having more ability to form stronger hydrogen bond, कर लेंगे। अब भाई सॉलिबिलिटी मैंने बता दिया। अब देखो और एक बताते, देखो ग्रुप 16 में जाएंगे ना, तो ग्रुप 16 में होता है वाटर, H2S, सेलेनियम, टेलुरियम हाइड्राइड्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट जाएंगे ना, तो आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो मोलर मास किसका ज्यादा होगा, टेलुरियम हाइड्राइड्स का। तब बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे टेलुरियम हाइड्राइड्स का होना चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर का। उसका होता है टेलुरियम हाइड्राइड, उसका होता है सेलेनियम हाइड्राइड, उसका होता है H2S। ये जो एक्सेप्शन आपको मिला, एक्सेप्शन किसके मिला, वाटर के लिए। और रिमेनिंग जितना भी देख लो सबका मॉलिक्यूलर मास पे जा रहे हो आप, तो इसका एक्सेप्शन के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्रेटर देन H2S। आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर वाटर क्या होता है, लिक्विड में होता है, और H2S किस में होता है, गैस में होता है। रीजन क्या होता है, दे हैव द डिफरेंट फेज एट द रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, लेकिन H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपने देखा। आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 15, तीन ग्रुप में आप जब जाओगे बॉइलिंग पॉइंट का, तो बहुत इरेगुलर ट्रेंड्स होता है। उसके लिए हमेशा याद रखना फर्स्ट मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखें कि ग्रुप 16 में वाटर, टेस्टेलेनियम, टेलुरियम हाइड्राइड से, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लेंगे। सिमिलरली आप जाओगे, इसमें जाएंगे ग्रुप 16 में जाएंगे, ये ग्रुप 17 में, तो 17 में क्या होता है, HF होता है, HCl होता है, SBr होता है, HI। मोलर मास पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा, HI का, लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, HF का। और उसका बाद होता है HI, और उसका बाद क्या होता है, HBr, और उसका बाद क्या होता है, HCl। रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएटेड थ्रू, किसके थ्रू बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट पे जाओगे तो 10 होता है, वहाँ पे HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो पढ़ाएंगे आपको ग्रुप थ्योरी में। अभी बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा किसका ज्यादा होता है, HF का। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाया आपका, क्लोरीन या ऑक्सीजन, क्लोरीन। आपने देखा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लिखो H, देखो HF, H2O, NH3, बॉइलिंग पॉइंट क्या बात करोगे, किसका जब बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तो हाइड्रोजन HF बनाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता था, वाटर का। रीजन क्या होता है कि वाटर का, देखो वाटर को जब वेपर फेज में जाओगे ना, तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल जाएगा। मतलब कि वाटर में देखो, वाटर अगर मान लो कहीं पे लिक्विड है, अब वाटर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रह रहा है, देखो ये वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रह रहा है आपका। वाटर में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहेगा आपका, चेक कर देखो कैसे बना देते, H हो गई, ऑक्सीजन लिए हाइड्रोजन, ये लिक्विड है कहीं पे, इसको हीट करोगे वेपर फेज में जाएगा ये, कि ये वेपर फेज में जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तभी आ जाएगा वो वेपर फेज में। मतलब एक एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करके आपको वेपर फेज में जाना पड़ेगा। और एचएफ में क्या होता है, एचएफ में क्या होता है कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड फेज में, और उसी फेज में वो मॉलिक्यूल चला जाता है वेपर फेज में। बताओ यहाँ पे आपको सारा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ा, नो, 9 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर चला जाएगा वेपर फेज में। अब वाटर में क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल जाएगा वेपर फेज में। आप बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेटेंट तो फ्यूजन जो जाएगा उसका किस में चाहिए, वाटर में।
दैट मेक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाई। कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा HF में हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से क्या होता है, लेस होता है, बिकॉज वाटर टू मूव इन द वेपर फेज ब्रेक द ऑल द हाइड्रोजन एक्सिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वाटर का। लेकिन HF जब वेपर फेज में जाता है तो वहां पे बहुत सारा मॉलिक्यूल इन द एसोसिएटेड फॉर्म मूव इन द वेपर फेज, इसीलिए उसका वेपर फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। आई बात समझ में? किस में? HF में। अमोनिया सब में वेपर फेज में आपका कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए एक एक मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा कहाँ पे, वेपर फेज में। लेकिन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। कर लेंगे। तो आपने देखा ये कर लोगे यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बता दिया आपको। आप देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, आपने सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस देखा होगा, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अनसिमेट्रिकल चेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट मेक द सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल देन पोटेशियम कार्बोनेट। इसलिए सॉल्वेट प्रोसेस आप क्या बनाते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या नहीं बनाते हो, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनाते, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, मोर सॉल्युबल। पढ़ते हो ये? तो वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सब बताएंगे आगे, ये टॉपिक आपका यही था, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पकड़ लोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आगे। बहुत सारे कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर करते हैं हम लोग किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। आपके पास क्या होता है, एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, एक होता है मैलिक एसिड्स, डायबेसिक एसिड्स होता है, और उसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिफर कर जाता है। आपने देखा होगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, पारा नाइट्रोफेनॉल, आपने देखा होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, ट्रैप हो जाता है आपका प्रोटॉन, तो इजीली प्रोटॉन लॉस नहीं होता है, किससे, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से कंपेयर टू पारानाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू पारानाइट्रोफेनॉल, होता है कि नहीं होता। तो ये सब आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे बताएंगे, लेकिन याद रखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, याद रखोगे। अगर मान लो कि आपका एसिड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका होगा और नहीं होगा, और रिजल्टिंग कंजुगेट बेस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी से आएगा वो किस में कन्वर्ट होना, कंजुगेट बेस में। तो बताएंगे वो सब थ्योरी कुछ होता है, कर लेंगे यहाँ पे। यही था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने जितना भी केमिकल बॉन्डिंग है तो सारा टॉपिक को कवर कर लिया, पाचन बता दिया आपको। डीपर पीपर बॉन्डिंग पकड़ लोगे, बॉन्ड ऑर्डर पकड़ लोगे, बॉन्डिंग इन पकड़ लोगे। मैंने पहले ही बता दिया बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहाँ पे रेजोनेंस का हेल्प लेना है, कहाँ पे किसका लेना है, एमओटी का। मैंने मैग्नेटिक नेचर पकड़ने के लिए मैंने बोल दिया आपका कहाँ पे किसका हेल्प लेना है, पकड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल पकड़ लेते हो, बॉन्डिंग कंपेयर कर लेते हो, और क्या था, लैटिस एनर्जी था। टॉपिक देखो तो बहुत कम टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है हाइब्रिडाइजेशन से और शेप से, और बॉन्ड एंगल भी कंपेयर करना पूछेगा। और मैग्नेटिक नेचर का जब भी क्वेश्चन आता है किससे आता है, एमओटी से। आपको अगर ट्रांजिशन देगा, कौन सा ट्रांजिशन में आपका बॉन्ड इंक्रीज होगा, कौन सा ट्रांजिशन में आपका मैग्नेटिक नेचर चेंज होगा, तो पकड़ लोगे क्वेश्चन आ जाएगा। N2 का N2 प्लस करेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कर लेंगे। C2 को अगर C2 माइनस में करेंगे आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक था वो भी पैरामैग्नेटिक था, वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाएगा, अब बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि C2 को C2 माइनस में जब कन्वर्ट करोगे तो आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, बॉन्डिंग में, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कर लेंगे। CO से CO प्लस एक्सेप्शन याद रखना, CO से CO प्लस जाते तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 से क्या होता है 3.5, जबकि N2 से N2 प्लस जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 3 से क्या होता है 2.5। लेकिन CO प्लस भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा, N2 प्लस भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, लेकिन N2 क्या होता है, डायमैग्नेटिक, और CO क्या होता है, डायमैग्नेटिक। कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिए, लिखो स्टेट ऑफ मैटर। चलो स्टार्ट करो, खत्म हो गई।